आनंद जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि एनटीपीसी जैसे उद्योग हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे, दूसरी ओर आप ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा खाद हम डाल सके खेतों में वो बेहतर है। ये बात आप स्पष्ट करिए। लेकिन एनटीपीसी ने सिर्फ हमें राख दी है, धूल दी है, रोडों की खस्ता हालत दी है, क्षेत्र की ये पूरा प्रदूषित वातावरण दिया है। इस तरीके के प्लांट होने से अच्छा है कि प्लांट हो ही ना। और रही बात फर्टिलाइजर्स, उनके प्लांट स्थापित होना बहुत आवश्यक है। फसल बीमा योजना अब 27 से 43 करोड़ आपने अपनी जेब में तो कर लिए, ताकि जब फसल सर्वे की बारी आई तो अब जैसे अभी हमने सोयाबीन के टाइम पे भी बहुत आवाज उठाई, नरसिंहपुर जिला पूरा का पूरा उससे गायब है। बाकी ग्राउंड रियलिटी के माध्यम से मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, 70% सोयाबीन की फसल डूब गई है और डूब गई है। इश्क नाज उठाता हूँ पर ये ऐसा भी नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों क्रांतिकारियों की जमीन है हिंदुस्तान, माँ बंजर हो जाए पर बुज़दिल पैदा नहीं करती। आज के हमारे गेस्ट वो नाम हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को छोड़ किसानों को हक दिलाने का सपना बना लिया। जिस उम्र में लोग एंजॉयमेंट के सपने देखते हैं, उस उम्र में खुद से कई साल ज्यादा एक्सपीरियंस नेता के सामने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। शादी के बस 3 दिन बाद ही अपने जिंदगी का पहला इलेक्शन नॉमिनेशन फिल किया। हाथों में लगी मेहंदी और अपने पहले नॉमिनेशन के इलेक्शन मैनिफेस्टो ने ये बता दिया कि ये किसान झुकने वाला नहीं है। चलिए आज हम आपसे मिलाने वाले हैं आनंद गौरव। इतनी कम उम्र में इन्होंने काफी कुछ हासिल कर लिया है और इंटेलेक्चुअल पावर, मॉडर्न फार्मिंग, इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं उनसे सिविल इंजीनियर से एक किसान नेता और एक सोशल एक्टिविस्ट बनने का सफर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई एवं पूरी ग्राउंड रियलिटी की टीम जो क्षेत्र की जनता तक अवेयरनेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। या जैसा कि आपने बोला, सिविल इंजीनियर से किसान नेतृत्वकर्ता बनने तक का सफर। चूंकि 2017 में सिविल इंजीनियरिंग मैंने भोपाल से कंप्लीट करी, वहां जो फील आनी चाहिए थी कि नहीं यार कुछ करना है, लाइफ में बढ़ना है, आगे कुछ तो करना है, लेकिन वो एक मजा नहीं आ पा रहा था। उसी दौरान कोरोना जो हमारे क्षेत्र में त्रासदी बन के निकला, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। खेत की तरफ झुकाव हुआ, गांव की मिट्टी की तरफ झुकाव हुआ, और बस वहीं से जो लोगों की समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, खाद की, बीज की, भाव की, तो इन सब समस्याओं को एकत्रित करके सोचा क्यों ना एक यहाँ के लोग जो परेशान हैं उनके लिए थोड़ी सी आवाज उठाई जाए। बस वहीं से जो थोड़ी सी आवाज उठाने का बीड़ा उठाया, लोग जुड़ते गए, लोगों ने भी सहयोग किया। चलिए, तो अब आप जब किसान नेता बन ही गए हैं, मैंने बहुत से किसानों से ज्यादातर एक बात सुनी है कि मौसम की मार ने, सरकार की योजनाओं ने, सरकार की दिक्कतों ने, उनका हमेशा रहता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है उनका। तो आप एक किसानों से जुड़े जीवन को जी रहे हैं, तो मुझे थोड़ा ग्राउंड रियलिटी से बताइए कि क्या सच में ये बात है? देखिए अंकित जी, मौसम तो एक नेचुरल कॉज है और मेरे ख्याल से हम नर्मदा की भूमि में निवास रहे हैं, तो पूरे प्रदेश से अपन अगर यहाँ की तुलना करें तो हम 3 फसल ले रहे हैं। मौसम का यहाँ पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, चूंकि रहता है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई समस्याएं हैं, खाद की हैं, बीज की हैं, मंडी व्यवस्थाएं हैं, या फिर खरीद अनाज बिक्री समस्या है, वो ज्यादा बड़ी समस्या है। लागत, दाम या मौसम, किसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? लागत और दाम। चूंकि करें 1970-80 का हम एक रेफरेंस निकाल के देखेंगे जी, हम 1 किलो गेहूं बेच के 1.5 लीटर डीजल खरीद सकते थे। अब हम प्रेजेंट की तुलना करें तो 4 किलो गेहूं बेचकर हम 1 लीटर डीजल बमुश्किल खरीद पा रहे हैं। भारत में पिछले 5 सालों में किसानों की हालत में सुधार हुआ है या स्थिति बिगड़ते गई? अंकित जी, तुलनात्मक तौर पे तो जो छोटा किसान है, सीमांत किसान जिसको हम बोल सकते हैं, 1-2 एकड़ 5 एकड़ वाला, उसकी स्थिति तो बहुत खराब हुई है। 15-20-25 एकड़ वाला किसान है, वो कर्जे में डूबता गया है, तो स्थिति तो बिगड़ती ही गई। किसान आमतौर पर बात करते हैं कि खाद का रेट बढ़ रहा है, बीज का रेट बढ़ रहा है, तो किसान अपना प्रोडक्ट अपने रेट पर क्यों नहीं बेच पा? पॉलिसियां हम लेके आते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसियां लेके आती है, खाद के रेट अननेसेसरी बढ़ गए हैं, या हमको ये बताया जा रहा है कि खाद की उपलब्धता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट की जा रही है। 2014 में जो हम MOP पोटास खरीदते थे, उसका दाम 900 रुपए प्रति बैग था। आज की स्थिति में उसका दाम 1700 रुपए प्रति बैग है। तो कहीं ना कहीं जब इतना महंगा खाद मिलेगा तो ना तो हम उसको कहीं खेती में इतना डाल पाएंगे, उससे उत्पादन भी कम होता है। सरकारी मंडियों में आनंद जी ऐसी क्या कमियां हैं जिससे किसानों को उनका हक का दाम नहीं मिल पाता? कमियां ये हैं कि गाडरवारा की मंडी में अगर किसी चीज का दाम 3000 है और हम इंदौर की मंडी का बात करें, उसी जिन्स की या उसी फसल की बात करें, तो उसका दाम 4000 है। तो ये जो बीच का गैप है, ये खत्म होना है। तो जरूरी क्या है सर कि वो मंडी में ही बेचे? प्राइवेट में अगर हम बेचेंगे तो उसका कोई कागज हमें वो नहीं देता है। तो हम जब किसान लोग बीज और खाद के दाम की बात कर रहे हैं बढ़ने की, तो हम हमारा प्रोसेसिंग जो है वो खुद के ब्रांडिंग से क्यों नहीं बेच सकते? कि जैसे मैं 2 एकड़ का किसान हूं और मेरे पास 10 कुंटल की उपज है, तो अब मैं उसकी ब्रांडिंग के लिए कहाँ से प्लांट लगाऊं, कहाँ से उसको पैकेजिंग करूं और कहाँ उसको बेचूं? सबसे बड़ी समस्या तो मेरे लिए ये हो गई। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ये ग्राउंड पे अभी तक देखी नहीं गई। क्यों नहीं देखी गई है? अमूल की अगर हम बात करें, वो भी एक FPO है। और अमूल हो गया,
हजारों नाम ऐसे हैं जिनको हम और आप पहचान ही नहीं रहे और जो फेल हो गए हैं। क्या कमी आई होगी? पॉलिसीज बिल्कुल सरल हो जाती हैं तो काम करने में मजा भी आता है और एक लॉस का डर है, तो हम तो पहले से ही कर्ज में है, हम उसको डालने से पहले ही डराएंगे, डर हमारे अंदर रहेगा। तो ये थोड़ी सी ग्राउंड पे वर्क करने की जरूरत है पॉलिसियों के विषय में। गवर्नमेंट को भी जरूरत है, ये जो संस्थाएं हैं उनको भी इस विषय में आगे आगे काम करना। पंचायत जो सबसे करीब है किसानों के, वो एक मुख्य भूमिका क्यों नहीं निभाती हैं एफपीओ जैसे कि फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए? हमारे नरसिंहपुर में जैसे कि दाल के लिए हमारा गाडरवारा जाना जाता है, पूरे भारत में हमारे यहाँ की दाल प्रसिद्ध है, दाल के लिए एफपीओ बना है, लेकिन अभी तक मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं आ रहा है कि किसी किसान ने उस एफपीओ को अपनी दाल दी हो और उस दाल का इंपोर्ट बाहर हुआ हो। या यही बात है ना, तो किसान यही तो मार खा जाते हैं। हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि खाद और बीज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम जिस प्रोडक्शन से या जिस स्कीम से हम ऊपर बढ़ सकते हैं उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? अपन को उस तरफ करना चाहिए। लिए एक सीधा सरल पाथ होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी इनकम 5 लाख है तो मैं 1 करोड़ का प्लांट नहीं डाल सकता और 5 लाख या 10 लाख में कोई प्लांट डलेगा नहीं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। हेल्प की जरूरत तो है, एक क्लस्टर बना दिया जाए, 5-10 गांव के बीच में एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दिया जाए जिसमें हर गांव से 2, 5, 10 लोगों की कमेटी रहे, वो वहां पे अपना माल सेल करें। इनोवेशन करेगा कौन? हम और किसान, आप और हम तो करेंगे, लेकिन सहयोग हमें चाहिए रहेगा, सहयोग गवर्नमेंट का चाहिए रहेगा। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं कर रही है कुछ, तो हम ही किसान सारे मिलकर एक एफपीओ नहीं बना सकते? नहीं, बिल्कुल एफपीओ बने हैं अंकित जी, लेकिन एफपीओ के सफल हो जाने की भी गारंटी यहाँ पे नहीं हुई है। मैंने आपको ये बताया ना, जैसे कि यहाँ पे जो दाल मिल है, हमारे यहाँ की दाल तो प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बाद भी वो सेलिंग नहीं हो पाई है यहाँ, या सेलिंग नहीं हो रही। फसल बीमा योजना क्या असल में काम करती है या सिर्फ कागजी कार्यवाही पर ही सीमित है? 2024 का एक डाटा हमारे पास में आया जिसको हमने सर्च भी किया। 2743 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से काटा गया, यानी कि सभी किसानों का 2743 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने लिया। लेकिन जब 2024 में फसलें इनकी खराब हुई सर्वे में या उसमें, तो वो पैसा नामात्र या ना के बराबर बांटा गया, 100 रुपए 200 रुपए किसानों के खाते में आए। तो आप ही बताइए कि ये योजना कहाँ से कारगर है? और ये 2743 करोड़ सिर्फ बीमा कंपनी की जेब में जा रहा है या कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए लोगों को या किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा जो बीमा है कब कट रहा है, कितना कट रहा है, उन किसानों के खाते से जो बीमा के प्रीमियम राशि कट रही है। बाकी मुआवजा या बीमा इंश्योरेंस जब फसल खराब होती है क्लेम के तौर पे किसी को 100 रुपए एकड़, किसी को 200 रुपए एकड़, इस तरीके से मिला है। तो मेरे ख्याल से तो ये शुद्ध फ्रॉड करने वाली योजना है, कहीं से कहीं तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है। तो क्या कमी रही होगी? कमी, अब ये कमी जो बीमा कंपनी जो ऑथोराइज्ड है, अब 2743 करोड़ आपने अपनी जेब में तो कर लिए, बाकी जब फसल सर्वे की बारी आई तो अब जैसे अभी हमने सोयाबीन के टाइम पे भी बहुत आवाज उठाई, नरसिंहपुर जिला पूरा का पूरा उससे गायब है कि आपके यहाँ सोयाबीन की फसल ही खराब नहीं है। बाकी ग्राउंड रियलिटी के माध्यम से मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, 70% सोयाबीन की फसल डूब गई है और खराब हो गई है, लेकिन उसका सर्वे ही नहीं हुआ। ई-नम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक व्यवस्था इन्होंने बनाई ई मंडी के फॉर्म में, क्योंकि पूरा हम एक हब बना लें तो लोकल का किसान देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सके, अगर मैं सही हूँ। बाकी आप ये बताइए अंकित जी, मेरे पास 10 कुंटल अनाज है तो मैं यहाँ से दिल्ली के व्यापारी को बेच सकता हूँ? ये तो कोई न्याय संगत बात नहीं है। तो ये सब व्यवस्था कागज पे दिख रही है, ये व्यवस्था, ये पूरी फेल व्यवस्था है, इसमें तो सुधार की जरूरत है और ये सुधारनी चाहिए। हम अगर आगे की सोचें तो क्या ये पीएम सम्मान निधि योजना है, ये कितना कार्य कर रही है? देखिए कि ये तो वही बात हो गई कि 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दी। 6000 रुपए आप दे रहे हो, लेकिन 70 रुपए के डीजल आपने 100 रुपए कर दिया, या आपने हमारी जो फसल का दाम है जो मिलना चाहिए था वो हमें मिला नहीं। या हम खाद्यान्न की आज हम बात कर रहे हैं, हम परचेसिंग करके जो कुछ चीज जा रहे हैं, 100 रुपए में जो हमें सोया ऑयल मिलता था वो आज 150 रुपए मिल रहा है। तो इस तरीके की सम्मान निधि का हम लेके क्या करेंगे कि जब हमारे खर्चे ही आपने दोगुने तिगुने कर दिए हैं, तो ये 6000 रुपए तो कोई न्याय संगत नहीं है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई मतलब बस वाहवाही के लिए बनाया गया है। सत्ता में कोई भी हो, किसानों को हमेशा दबाया ही जाता है, क्योंकि किसान एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा पार्टी में डिवाइड रहती है। यानी आज कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो 50% किसान पक्ष को सपोर्ट करेगा, 50% विपक्ष को सपोर्ट करेगा। इंडिया के अभी के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? बदलाव का दौर होना चाहिए, नेता कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, बुलंदी से अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी चाहिए, कामों को पहुंचाना चाहिए। आप किसानों को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, किसान को तो हमेशा ऊपर ही देखना चाहिए। वो किसान कर्ज मुक्त हो जाए, घर के अपने जो खर्चे हैं या अपनी व्यवस्था है वो अच्छे से चला सके, बस मैं तो इतना ही देखना चाहता हूँ।
अगर आपको कोई पद दिया जाए तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति काम ना कर पाए तो उसको वो पद छोड़ देना चाहिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। और कहीं ना कहीं इस पर मौका दे तो मुझसे तो जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा, और मुझसे अगर कुछ नहीं बनेगा तो मैं वो पद ही छोड़ दूंगा। आपने क्या सोचकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करी? इसको अंकित जी पॉलिटिक्स कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ सोशल एक्टिविटी का काम ही करता हूँ, किसानों के बीच में जाता हूँ, उनकी आवाज बनता हूँ, लोगों को उनकी समस्या से अवगत करवाना और उसका हल निकालना, यही मेरी प्राथमिकता रहती है। आनंद जी, किसानों की करंट स्थिति हमारे इंडिया में अभी कैसी? देखिए अंकित जी, कागजों में अगर हम बात करेंगे तो किसान की इनकम तो 2 गुनी से 3 गुनी बढ़ के दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है कि 80% किसान कर्ज के तले दबा है। हमारे एरिया में ऐसी क्या चीज है जिसमें आप सुधार देखना चाहते हैं? देखिए, सुधार के तौर पे एनटीपीसी हमें एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी, जिसका ऐसा लग रहा था कि नहीं एनटीपीसी आ गई है तो एक बहुत बड़ी सौगात आ गई है, लेकिन एनटीपीसी ने सिर्फ हमें राख दी है, धूल दी है, रोडों की खस्ता हालत दी है, क्षेत्र के लिए पूरा प्रदूषित वातावरण दिया है। ऐसी योजनाएं या ऐसी उद्योग से तो अच्छा ही हमारा गाडरवारा है कि यहाँ उद्योग धंधे आएंगे। आनंद जी, हमारे गाडरवारा के अभी जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट? देखिए, माननीय उदय प्रताप जी विजय व्यक्ति है, मतलब जो अभी तक हारे नहीं है, और चूंकि उनसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत है, 50-55 हजार वोट से अगर किसी व्यक्ति को जनता जिताती है, उनके कार्य का आकलन 5वें वर्ष से भी जनता करेगी। चूंकि हमारे गाडरवारा का ट्रेंड है पिछले 20 साल से हर बार विधायक बदला है, तो यहाँ की जनता तय करेगी 5 साल में कितना अच्छा उन्होंने किया। अगर घोषणाएं उन्होंने इतनी की हैं और कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उनसे अपेक्षाएं मुझे तो बहुत है, या पूरी क्षेत्र को उनसे अपेक्षाएं इससे और बेहतर है। और बाकी ये है कि आने वाले समय में और नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। आनंद जी, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी पर किसानों का उपजाऊ जो धन है वो क्यों नहीं दे? आज उत्पादन की दृष्टि से हम अग्रणी हैं। अनेक फसलें ऐसी हैं जिनमें हमारा स्थान प्रथम है। और बात करें एमएसपी पर खरीदी की, तो हमारे यहाँ पे गिनी चुनी फसलों की खरीदी हो रही है। इस बार हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया जब हमें मूंग को एमएसपी पर बेचना पड़ा। तो कहीं न कहीं एमएसपी पर तो खरीदी होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं अंकित जी जहाँ पे 90% फसल एमएसपी पर गवर्नमेंट वहाँ की खरीद रही है। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं खरीद रही? हमारे यहाँ पे खरीद इसलिए नहीं रही है कि हमारे यहाँ के किसान आवाज नहीं उठाते, और आवाज उठाएंगे तो निश्चित ही खरीदी होगी। या हम कह रहे हैं एमएसपी पर खरीदी ना भी हो, लेकिन एमएसपी से ज्यादा रेट तो आप दिला दो हमें। आप किसानों को जोड़ने के लिए क्या कर? हमारी ग्राम इकाइयां भी हैं, हम लगातार लोगों के पास पहुंचते भी हैं, और एक हम प्रक्रिया बनाते हैं कि हमें किस तरीके से शासन प्रशासन के सामने अपनी आवाज को उठाना है। और आवाज उठाने का कार्य और शांतिपूर्वक आवाज उठाने का कार्य हम लोग करते हैं, क्योंकि उग्र हम नहीं हो सकते, क्योंकि उग्र हम होंगे तो शासन प्रशासन और किसान दोनों आमने सामने होंगे। तो हम अपनी आवाज शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ का शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, ये निश्चित है। तो हमें भी एक, जैसे फार्मिंग प्रोटेस्ट हुई थी, सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, तो मैंने वो मैंने अपने आंखों से देखा था उसे। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? एक हाल ही का मुद्दा मैं आपको अंकित जी बता रहा हूँ। पिछले 15 दिन से महाराष्ट्र में लाखों किसान रोड पे बैठ के अपना आंदोलन विधिवत तरीके से करते हैं, और उनने स्थिति ये बना दी थी कि आंदोलन का बहुत बड़ा रूप हो गया था। फिर भी नेशनल मीडिया ने उनको नहीं दिखाया, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने मामले की संगीनता को समझा कि मामला कितना मतलब गंभीर है, और उन्होंने जो किसानों की मांगे थी और 30 जून तक किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की। क्योंकि किसानों का कर्ज माफ करना मैं ठीक नहीं मानता हूँ, लेकिन किसान कर्ज में पहुंच ही ना पाए इस तरीके की व्यवस्था हमारी सरकार को बनानी चाहिए। तो इसके बनाने में कैसे बना सकते हैं इसे? हमें कुछ चीजें अपनानी होंगी। इजराइल में इनकी 60 से 70% जो भूमि है उस पर कृषि होती ही नहीं। वहां पे गवर्नमेंट और वहां के इनिशिएटिव इतने शानदार हैं कि वर्टिकल फार्मिंग की जा रही है। आप समझना, जिस क्षेत्र में 70% भूभाग पर खेती होती ही नहीं है और खेती में अब वो अग्रणी है, पूरी टेक्निकल एआई फार्मिंग आज हो रही है तो इजराइल में हो रही है। तो हमारे यहाँ पूरी टेक्निकल एआई फार्मिंग आज हो रही है तो इजराइल में हो रही है। तो हमारे यहाँ के सीमांत किसान हैं या किसानी पे जिनका पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो गवर्नमेंट इजराइल से हम इस चीज को सीखना चाहिए कि भूमि नहीं है उसके बाद भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन ले रहे हैं। चाइना की अगर बात करें हम अंकित जी, तो चाइना क्षेत्रफल में तो भले ही हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन जब फार्मिंग की बात करें तो दोनों देश लगभग बराबर जगह में फार्मिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने स्टडी की है, 1 हेक्टेयर में 500 किलो खाद गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और भारत में 100 से 150 किलो खाद 1 हेक्टेयर में मिल रही है। ज्यादा रहेगी तभी उत्पादन ज्यादा होगा।
और उत्पादन ज्यादा हो गया तो फिर रेट का इतना बड़ा इशू होता ही नहीं है। पर खाद आप इससे मतलब केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं या मैंने देखिए वहाँ जो खाद प्रोवाइड की जा रही है 500 में उन्होंने जो मेंशन किया है उसमें आपका यूरिया भी है, डीएपी भी है, तो रासायनिक और ऑर्गेनिक सभी चीजें मिला के हैं। लेकिन फसल को जिस चीज की जरूरत है, यानी कि मैंने आपसे बोला 500 किलो प्रति हेक्टेयर, वो मिलना जरूरी है। ऑर्गेनिक नहीं मिल पा रहा है तो केमिकल मिले, तो वो मिलेगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब एक और तो बोल रहे हैं कि एनटीपीसी जैसे उद्योग जो कि गाडरवारा को पूरे इंडिया में फेमस कर रहे हैं, इंडिया का नाम बना रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। और दूसरी ओर आप बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाद डालनी चाहिए। कि एनटीपीसी से क्षेत्र को जो सौगात मिलनी चाहिए थी वो सौगात नहीं मिली है, प्रदूषण हमें मिला है। तो ये उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इस तरीके की विसंगतियां यहाँ पे ना हो। आनंद जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि एनटीपीसी जैसे उद्योग हमारे यहाँ पर नहीं आने, और दूसरी ओर आप ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा खाद हम डाल सकें खेतों में वो बेहतर। मेरा कहने का ये मतलब था कि जिस प्लांट से हमारे क्षेत्र को 1% भी मुनाफा नहीं है या क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इस तरीके के प्लांट होने से अच्छा है कि प्लांट हो ही ना। नए नए प्रकार की जो आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, उनके प्लांट स्थापित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो क्षेत्र की जरूरत भी है और क्षेत्र की मांग भी है। क्या आपको ये नहीं लगता कि एजुकेशन से ये चीजें बदली जा सकती? लोगों को अगर हम पढ़ाए, किसानों को इस ओर ले जाएंगे, आप उनके बच्चों को पढ़ाइए और चीजों को अपने हद तक करने की कोशिश करें। और प्रेजेंट में एजुकेटेड किसानों के बेटे भी बड़ी बड़ी जॉब्स पे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। तो शिक्षा में तो किसानों ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया ही है। बाकी की ये प्रोत्साहित उसने इस वे में किया है ना कि जाके आपको नौकरी करना। हाँ बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि सिर्फ हम इसलिए ना पढ़ाएं कि हमें जॉब करनी है, हम इसलिए पढ़ाएं कि हमें अपनी खेती को और बेहतर से और बेहतर बनाना है, नए नए इम्प्लीमेंटेशन उसमें करने हैं। तो ये एजुकेशन भी होना चाहिए। बेसिकली अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाके पढ़ाइए और नौकरी के सपने दिखाते। देखिए ये एक लोकल की बहुत बड़ी समस्या बन गई है विद्याओं में। हम लोकल नहीं, पूरे क्षेत्र की ये समस्या है कि जब हमारा बच्चा जॉब करेगा तभी उसकी शादी होगी। जब वो जॉब करेगा, भले ही चपरासी की जॉब क्यों ना, तब उसको अच्छी बेटी, कोई पेरेंट्स शादी करेंगे उससे। तो ये साइकोलॉजी चेंज हुई है, इसलिए लोगों को भले ही चपरासी की जॉब ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन जॉब करनी पड़ेगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आने वाले समय में बच्चों को फार्मिंग की तरफ आना होगा, टेक्निकल फार्मिंग करनी होगी, उत्पादन बढ़ाने होंगे, कृषि को आय का जरिया बनाना होगा। और ये पेरेंट्सों को भी समझना होगा कि जॉब से कहीं बेहतर फार्मिंग है और हो सकती है। एक किसान और उनके बच्चों के एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में उनकी रुचियां बढ़ाने के लिए आप हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे? एक इस तरीके का हब होना चाहिए कि वहां पे पूरा आपको टेक्निकली फार्मिंग किस तरीके से करनी है, फ्यूचर फार्मिंग क्या है, या किस मतलब खेती का A to Z एक एजुकेशन अलग से करानी चाहिए, फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी सर्टिफिकेट देनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कारगर होगा। कॉस्ट, ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी, कहाँ पीछे रह जाए? देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी में अभी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पैसे की आवश्यकता और वो पैसा जो टेक्नोलॉजी में लगना था वो हम नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारा पैसा तो वैसे ही रोक के रखे, क्योंकि हम वैसे ही कर्ज में हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कि आने वाला समय स्टार्टअप्स का है, स्टार्टअप्स होंगे तभी एक अलग से मतलब लोगों की जो है इनकम बनेगी। तो गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स आइडियाज विशेष माहौल बनाना पड़ेगा, या मैं तो यूं कहूँ कि उसके लिए भी ट्रेनिंग और ये सब उनको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारे जैसे हम लोकल क्षेत्र की ही एग्जाम्पल लें, गाडरवारा में करीब 1000 अगर गांव है, ये 1000 गांव में अलग 5 गांव का एक पंचायत है। अब ये 5 पंचायतों का जब एक गांव का एक पंचायत है, तो वो हर एक पंचायत, एक गांव पूरा समूह मिलकर FPO नहीं बना सकता है। अगर हम छोटे स्तर पर स्टार्ट करें तो धीरे धीरे ये मुहिम छेड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये अवेयरनेस आनी भी चाहिए। 5-10 गाँव में मिलके एक छोटा संयंत्र बोले हम जिसको, जैसे कि राइस मिल हो गई है, दाल मिल हो गई है, या और भी जो चीजें यहाँ से इम्पोर्ट होने की संभावना है, मतलब हमारे लोकल में प्रोडक्शन हो और इम्पोर्ट बाहर। तो इस तरीके के स्टार्टअप्स आने चाहिए और इस तरीके इम्प्लीमेंट्स भी होने चाहिए। गाडरवारा में जैसे 8 FPOs अभी रजिस्टर्ड हैं, जैसा मेरे को जानकारी है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे करीब 250 FPOs हम बना सकते हैं, और 250 FPOs को मिलाकर हम एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं सारे किसान, अगर हम गाडरवारा की ही बात करें। और फिर हम जो भी हमारी डिमांड्स होंगी वो हम सरकार से डायरेक्टली मांग सकते हैं,
नहीं, एफपीओ के किसान एकत्र नहीं हो पाता, यूनाइट नहीं हो पाता। एफपीओ को चलाना एक अभी टास्क इसलिए है क्योंकि उसमें 100 किसान, 200 किसान या 500 किसानों को लेके चलना पड़ता है। तो लोगों के मत या लोगों के ओपिनियंस बहुत रहते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे अभी ऐसा लगता है कि एफपीओ इसलिए थोड़ा सा अभी प्रोग्रेसिव नहीं है कि उसमें अधिकांश लोगों के ओपिनियन जुड़े हुए हैं। तो अपन उन ओपिनियंस को सॉल्व करते हाँ। और एक किसानों को एक साथ करके और उसको ऊपर क्यों नहीं बढ़ा सकते? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीच में जो दलाल सिस्टम, जो आपने क्वेश्चन किया भी था कि दलाल को किस तरीके से हटाया जाए, क्योंकि आपकी फसल का 30% मार्जिन जो है वो ब्रोकर ले जा रहा है इस तरीके से। लेकिन तो अगर फील्ड पे आज हमने एफपीओ है, एफपीओ की जगह हमने लोकल बॉडी भी उसको बोले हैं, ये अगर जागृत कर ली या सीधा माल उपभोक्ता को पहुंचने लगे प्रोड्यूसर से, यानी किसान यानी मैं प्रोड्यूसर हो गया और आपको उपभोक्ता को वो चीज मैंने दे दी तो आपको भी सस्ती मिली और मुझे भी रेट मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं इस पे एक जागृति चलनी चाहिए, इसके लिए अलग से अभियान तो चलने चाहिए। जरूरी है कि हम सरकार के पीछे बोले? हाँ, अभी तो कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल खुद कर सकते हैं। राजनीति अलग है और हमारा मातृभूमि अलग है। नहीं, बिल्कुल हम खुद कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिटी का आना और यूनिटी बनना, ये थोड़ा सा अभी टास्क है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल में हम ये मान के चलें कि विश्वास पैदा कर पाना, मतलब 400-500 व्यक्तियों का समूह है तो एक दूसरे पे विश्वास पैदा कर पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो है। और गवर्नमेंट का रोल जो रहता है इसमें कि शायद लोन हो गया, आपका बैंक लोन हो गया, आपका प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक का हो गया, तो ये रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट है आम किसान के लिए तो रहता है। बाकी प्रोड्यूसर बन गए, उसके साथ सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हाँ, नहीं, सॉल्व करने की मेरा ओपिनियन ये है कि हम एक गांव का जो हमने एफपीओ बनाए, इसको हम जैसे लोकली ही सप्लाई करें, मतलब डायरेक्ट कंपनी को, हम सरकार को या दलाल को बीच से निकाल दें, सीधा उन तक पहुंचाएं, तो ऐसा हो सकता है? एक्चुअली समस्या यही है कि हमें कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे शुरुआत में, तो वो स्टेप वो फिर कहीं ना कहीं बात निकल के वहीं आ जाती है कि ब्रोकरेज के थ्रू। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 गांव या 10 गांव के बीच में एक क्लस्टर बन गया, या हमारी एक दाल राइस मिल बन गई कि जहां से दाल लोगों को प्रोवाइड होनी है, तो कस्टमर वहां तक कैसे पहुंचे, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से सेलिंग वहां से होने लगे, हर 5-10 गांव 20 गांव के बीच में से। ऐसा लोगों को अवेयरनेस भी आनी चाहिए कि नहीं, हमें यहीं से लेना है और वो उनको रेट अच्छा मिल जाए, हमें दाम अच्छा मिल जाए। तो ये अवेयरनेस का काम तो है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हमको हो गया तो गवर्नमेंट को सबकी भूमिका किसी के सामने हाथ इसमें सबकी भूमिका है, लेकिन इसमें मतलब किसान की भी है, उपभोक्ता की भी है, शासन की भी है, प्रशासन की भी है। एक सरल पाथ बनाने की आवश्यकता है बस। टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, इक्विपमेंट्स या मैं कोई भी आधुनिक इक्विपमेंट की बात करूं, ये किसानों के लिए कितना यूजफुल है? देखेंगे कि टेक्नोलॉजी तो कोई सी भी हो, मेरे ख्याल से तो किसान के लिए लाभदायक होती ही है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात करी, ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं, एआई टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स आज के समय में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि किसान के पास मजदूर, लेबर कॉस्ट भी बचाना है, लेबर उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन हमें डिस्कशन में इस चीज को भी जोड़ना है कि ड्रोन की कीमत आज के समय में, एक अच्छा ड्रोन जो है वो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का आ रहा है। तो 100 एकड़ का किसान भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो 2, 5, 10 एकड़ वाले किसान उसको कहाँ से अफोर्ड करेंगे? रेंट पे ही वो उसको यूज कर पा रहे हैं। फिर से बात वहीं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो चाहिए है और टेक्नोलॉजी ही भविष्य है, लेकिन हमारे दायरे में जब वो आ जाएगी तब हम उसे हमारी जीत मानेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, या सरकार को आप क्या सुझाव देंगे उसको? देखिए, इसमें तो जितनी उनकी कॉस्ट होगी उसमें वो अपना मार्जिन लगा के तो बेचेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं बात करें अदर कंट्रीज में, तो वहां पे टेक्नोलॉजी यहाँ से सस्ती क्यों है? तो ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय है। जैसे इसराइल की हमने भी बात करी, इसराइल फार्मिंग की, या चीन की भी हम बात करते हैं, तो वहां से हम इम्पोर्ट करके इक्विपमेंट बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशिएटिव इसमें होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम कॉस्ट वाली हो जाए, या इतनी हो जाए कि 5, 10, 20 एकड़ वाला किसान उसको इजीली यूज कर सके। आनंद जी, सरकार अक्सर केसीसी का बोलती है कि किसानों के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है, ताकि जिसमें किसान अपना लोन ले सकते हैं। इसका कितना यूज ले पा रहे हैं किसान? निश्चित तौर पर केसीसी ने लोगों की तकदीर तो बदली है। मतलब जैसे जब केसीसी नहीं था तो साहूकारों से किसान पैसे लेते थे, उसका एक ब्याज जो कि प्रेजेंट में जो केसीसी में ब्याज लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा था। तो कर्जे में तो किसान वहीं से डूबा है जब जो साहूकारों से पैसा लेके खेती करता था। प्रेजेंट में केसीसी में अच्छे रेट में लोन गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है,
और कहीं ना कहीं किसान ने अपना बेस तो उससे सुधारा है, लेकिन आपको कर्ज से मुक्त कैसे हो, ये आने वाले समय में चर्चा का विषय है। और कर्ज मुक्त के लिए भी उसमें मतलब सिर्फ केसीसी दे देना, कर्ज दे देना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्ज से मुक्ति कैसे हो वो भी एक चिंता का विषय आने वाले समय में। हाँ, क्योंकि आप उनका जो रेवेन्यू है जहाँ से वो पैसे जनरेट कर सकते हैं वो तो हमेशा रोक के रखें, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी और एमएसपी की बात। बिल्कुल। हमारे क्षेत्र के जो लोकल एमएलए हैं उनसे आप कितना संतुष्ट? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उदय प्रताप जी एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में टॉप 10 लीडर्स में अब कोई व्यक्ति आता है तो उदय प्रताप जी उनमें से एक है। तो अगर आप टॉप 10 विधायक में हो, मंत्री में हो, और सौभाग्य से हमारे गाडरवारा के विधायक भी हो, तो अब आपसे महत्वाकांक्षाएं तो हमारी छोटी नहीं रहेंगी, महत्वाकांक्षाएं आपसे बहुत है। और कहीं ना कहीं कृषि का क्षेत्र हो, युवाओं की बात हो, या युवा रोजगार से जुड़ी बात हो, या क्षेत्र में सौहार्द बना रहे, तो उसमें हर क्षेत्र में हमें आपसे आशा रहेगी। और इसका मूल्यांकन मैंने जैसे कि आपसे कहा कि 5 साल के बाद गाडरवारा की जनता या कहीं भी किसी भी क्षेत्र की कोई जनता हो, 5 साल जब आपके हो जाएंगे तब उसका मूल्यांकन निकल के आएगा। और आप उदय प्रताप जी से मेरी बहुत महत्वाकांक्षाएं युवाओं के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है। हालांकि उनका मंत्रालय अलग है, लेकिन ये बात वो ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा मुझे उनसे आशा तो है। यही सारे किसान उनसे किसान भी उनसे यही वोट करते दिए। हैं। आने से पहले एक नेता, चाहे किसान नेता हो या कोई नेता हो, वो लोकल जनता का रहता है, और पद मिलने के बाद उसके अंदर गुरूर आ जाता है और वो भूल जाता है निचले वाले जनता। ये शिकायत आमतौर पर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए अंकित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। पद, हर एक पद एक जिम्मेदारी लेके तो आता है, भले ही वो कांग्रेस का पद हो, भाजपा का पद हो, या मतलब वो एक नैतिक जिम्मेदारी लेके तो आता है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं कि हमने मान लिया कि आप हमारा ये काम करवा के देंगे, हमने आपको चुना था, तो कहीं ना कहीं पद पर पहुंच जाने के बाद आप वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी काम कर पाना असंभव है। लेकिन जो आपकी क्षमता है उसके अनुरूप तो आपको कार्य करना होगा। और अगर जिस तरीके से आप उस पद पे पहुंचे हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं आपसे जुड़ी हैं, और अगर आप उन महत्वाकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो उस पद को त्याग देना चाहिए। इस बात से आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा व्यक्तिगत प्रहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि आज किसान नेतृत्वकर्ता के तौर पर भविष्य में या आने वाले समय में मान के चलिए मुझे भी कोई पद मिल गया, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो है, बिना पद की सेवा नहीं की जा सकती है। सेवा तो करता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक पद की गरिमा होती है कि एक पद जो होता है वो लोगों के काम भी आता है, कार्य करवाता भी है। तो जैसे कि अगर मैं किसी पद पे पहुंच जाऊं, या हम हमारे सांसद जी का भी एग्जाम्पल ले लें, किसान नेतृत्वकर्ता के तौर पे उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत ऊपर तक पहुंचे, लेकिन अगर जनता को कहीं ना कहीं ये लगे कि नहीं, हमारा कार्य हमारा नेता नहीं कर पा रहा है और मैं उनकी जगह हूं, तो मैं वो पद छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उनकी महत्वाकांक्षाएं, अपने लोगों की महत्वाकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा हूं, तो मैं वो पद छोड़ दूंगा। ओके। और पीएम की पूछा, पीएम से कितना संतुष्ट हूँ? सीएम से पूछ लो, मोहन यादव से। मोहन यादव जी के बारे में आपको? देखिए, मोहन यादव जी मेरे ख्याल से एक गिफ्ट सीएम, यानी कि एक पर्ची के माध्यम से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। और चूंकि सीएम वो बने और नए सीएम हो रहे, तो अभी तक के कार्यकाल में ओवरऑल हम तुलना करें शिवराज जी के कार्यकाल से, तो उनकी तुलना में मोहन यादव जी मेरे ख्याल से तो कहीं से कहीं तक नहीं टिक पा। शिवराज जी से तो बहुत प्रॉब्लम। और जी। और अगर आने वाले समय में मोहन यादव जी कृषक हित से जुड़े कार्य या जो भी हमारे क्षेत्र के कार्य है, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध स्वाभाविक होगा। क्या ऊपर से कठपुतली के तरह मचाया जा रहा है? देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके मंत्री ही इस बात का आंसर सही दे सकते हैं कि उनको किस तरीके से कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, या रिमोट उनका किसी और के हाथ में है। बाकी ओवरऑल 2 साल जितना उन्होंने कार्यकाल किया है, जनता से आप फीडबैक लेंगे तो जनता उतना अच्छा फीडबैक तो नहीं दी। आनंद जी, अभी न्यूज में काफी मैंने सुना था कि नितिन गडकरी के जो 2 बच्चे हैं उन्होंने इथेनॉल प्लांट डाला, और दूसरी चीज और अगर हम देखें तो किसानों को उनके सुपर केयर का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए अंकित जी, ग्राउंड रियलिटी आपकी चैनल के माध्यम से आपकी ऑडियंस या दर्शकों तक मैं ये बात पहुंचा दे रहा हूँ, क्लियर कट बात है। इथेनॉल का यूज करके आप पेट्रोल के कंजप्शन को कम कर रहे हैं हमारी सरकार के माध्यम से, अच्छी बात है,
लेकिन उसी के रेशियो में हमारे गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। तो हमारे गन्ने का रेट वहीं के वहीं है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें अंकित जी, और जैसे कि आपने पुराने क्वेश्चंस में भी मुझसे पूछा था, हमारे लोकल में जो शुगर मिल्स हैं वो गन्ने के रेट को खरीदती हैं 50 रुपए कम, क्योंकि बुरहानपुर यहाँ पे एक शासकीय मिल है, उसमें 400 रुपए से 2025 प्राइस सत्र चालू होगा। लेकिन लोकल में जो अभी तक न्यूज़ आ रही हैं 250 से 60 रुपए खरीदी हो रही है। तो ये विसंगति क्यों हो रही है कि वहां मध्य प्रदेश में एक जगह 400 रुपए आप खरीद रहे हैं गन्ने को प्रति कुंटल, और एक जगह आप 350-60 रुपए खरीद रहे हैं। और चूंकि आपके गन्ने के सिरे से अब तो इथेनॉल भी बन रहा है, आपके वेस्टेज का उपयोग गवर्नमेंट पैलेट्स में कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिकवरी के आधार पे गन्ने का रेट, उसका मूल्यांकन किसान को मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में गन्ने की तरफ लोगों का रुझान घटेगा, तो कहीं ना कहीं गन्ने की फसल हमारे क्षेत्र में चूंकि गढ़ माना जाता है, यहाँ से गन्ने की फसल धीरे धीरे गायब होती जाएगी। एक तरफ तो पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में पराली जलाने पर सरकार मुआवजा लगाती है या उनको कुछ नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर अगर हम देखें कि वो आधुनिकता की तरफ जाती है और नए हमारे एनटीपीसी जैसे मिल डेवलप करती है जो रेगुलर पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया अंकित जी। हरियाणा पंजाब नहीं, अब मध्य प्रदेश में भी इस बार ये सर्कुलर आ गया है या ये नोटिस आ गए हैं कि 2 एकड़ का किसान अगर पराली जलाता है अपने खेत से तो उसको 2000 रुपए जुर्माना, 5 एकड़ वाला किसान अगर कोई अपने खेत से वेस्टेज जलाता है तो उसको 5000 जुर्माना, और 5 से ज्यादा मतलब वो एक उन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है। तो आप ये क्राइटेरिया फसल हाँ, तो ये आप एक चीज समझिए, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपको किसान की फसल का वेस्टेज अगर वो जला रहा है, जो कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि ना तो लेबर अब उसके पास अवेलेबल है, ना उसके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है कि किस तरीके से उसके वेस्ट को मैनेजमेंट किया जाए, और आप एक तानाशाही फरमान लागू कर रहे हैं कि आप पराली जलाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये कहाँ से न्याय संगत है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि जैसे अभी हमने बात की एनटीपीसी हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सौगात जिसे गवर्नमेंट कहती है, वो पॉल्यूशन पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, उसका पॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहा है, उसकी जो धूल उड़ रही है वो आपको आपके कानों तक या आपकी आंखों तक वो धूल नहीं पहुंच रही है। किसान ने पराली क्या जला दी, उसकी आवाज आप पूरे क्षेत्र में आपने पहुंचा दी कि नहीं ये जो धुआं उठ रहा है वो किसान की खेत से जली पराली का है। तो मतलब आने की अब किसान अपने खेत का कार्य भी ना करे तो फिर तो उसको तो क्या करेगा, जमीन बेचेगा, फांसी लगाएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि वो पैसे भी नहीं देते हैं हमारे मुआवजे का, वो हमारी फसल भी नहीं बेचते हैं, और तीसरी ओर अगर आप बोल रहे हैं कि वो अपने जेब भरने के लिए, कोई भी पॉलिटिशियन जेब भरने के लिए बस उद्योग पर उद्योग लगाते हैं और उसका फायदा खुद को और खुद के बिल्कुल अपने इंजीनियरिंग छोड़कर किसानी को अपना सपना बनाया, अपना जीवन बनाया, और वहां पर आपको जो प्यार मिला उससे आप किसानों के हित के लिए आवाज भी उठा रहे। अब आप मुझे बस इतना बताइए कि आप मॉडल फार्मिंग को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और जब हमारी बैठक होती है या हमारे संगठन की बैठक होती है तो ये बात निकल के भी आती है कि किस तरीके से हमें खेती को और उन्नत करना है। मल्टी क्रॉप फार्मिंग की हम बात करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग थोड़ा सा अभी कॉस्टली है, चूंकि तो हम उस तरफ अभी इसलिए नहीं कहते हैं कि बहुत कॉस्टली है। बाकी ड्रिप इरिगेशन हो गया या ड्रोन्स के थ्रू भी अब जो जैसे स्प्रे वगैरह है या आने वाले समय में, तो उस पर तो चर्चा होती है। बस थोड़ा सा ये है कि अवेयरनेस अब धीरे धीरे आएगी, और मल्चिंग के थ्रू आजकल जो बागवानी है ये सब चीजों पर डिस्कशन तो होता है। बस डिस्कशन ही होता है या डिस्कशन इम्प्लीमेंटेशन भी होता है धीरे धीरे। जैसे किसी ने 2 एकड़ में लगाया तो उसको फिर उसको देख के किसी दूसरे व्यक्ति ने 5 एकड़ में लगाया, तो ये कहीं ना कहीं प्रयास तो होता है और लोग उसको अपनाते भी हैं। आनंद जी, आपकी वाइफ ने आपके जीवन में क्या भूमिका निभाई? देखिए मैंने आपने मेंशन भी किया था 2022 21 मई को मेरी शादी हुई थी। क्योंकि शादी तो पहले से फिक्स थी, इलेक्शन बीच में आ गए, 4 जून नॉमिनेशन किया था मैंने, तो कहीं ना कहीं वाइफ का सपोर्ट होना तो आवश्यक है, तभी तो आप इतना बड़ा कदम उठा पाते हैं। आपकी फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत आवश्यक है। और अधिकतम टाइम जब मैं अपने व्यवसाय के लिए बाहर हूँ या अपनी कृषि कार्य के लिए बाहर हूँ या सोशल एक्टिविटी के लिए बाहर हूँ, तो उन्हें मेरी चिंता रहती है कि मैं बाहर हूँ। बाकी उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। फोन पे भी बात हो जाती है 1-2 बार, कई बार नहीं है तो 12-12 घंटे घर नहीं पहुंचे हैं, तो उनका बैक सपोर्ट तो रहता ही है। और कहीं ना कहीं उनका सहयोग इनडायरेक्टली मेरे साथ रहता ही था। खाली समय में आप कभी खेत जाते हैं? नहीं, बिल्कुल खेती से जुड़ा हूँ मैं। लगातार क्रॉप के बारे में पूरी क्या उसमें मैनेजमेंट होना है, ये सब चीजों का मैनेजमेंट रखते हैं।
तो हमारे यहाँ पे अभी कौन सी फसलें लगी हुई हैं? जी जी, अभी तो धान कटिंग का काम चल रहा है, क्रॉप कटिंग धान की। अब आने वाले समय में चना और गेहूं वाली क्रॉप लगाएंगे, और ये गन्ने गन्ने का भी प्लांटेशन अभी होना है। गाड़ावाला का नेक्स्ट विधायक। मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी की नए चेहरा आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नाम? हाँ, नहीं, कोई नए व्यक्ति को आना चाहिए, नई ऊर्जा के साथ आना चाहिए। अच्छा, किसानी नेता से पहले आपका क्या रोल था? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, ऐसा क्यों? क्योंकि परिवेश, किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इम्प्लीमेंटेशन या करप्शन? करप्शन और लोकल बॉडी। लागत, दाम या मौसम, कौन सबसे बड़ा किसान का दुश्मन है? लागत और दाम। हमारी इस जनरेशन में जो अभी के यूथ्स हैं, जो आगे जाकर बिजनेस या फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई तो किसी भी फील्ड में जाना हो आपको, पढ़ाई तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है ही। और सिर्फ हम जॉब के लिए पढ़ाई करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ना, अध्ययन करना आपको चीजों के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए एक आपकी इंटेलिजेंस डेवलप करता है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो किसान का बेटा हो, व्यवसायी का बेटा हो, व्यापारी का बेटा हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। फेवरेट वेकेशन प्लेस? वैकेशन फेवरेट प्लेस पचमढ़ी। चाय या कॉफी? कॉफी। काफी अच्छा लगा आनंद जी आपसे आज मुलाकात करके, और किसानों की जो जमीनी समस्याएं हैं ग्राउंड रियलिटी पर, उनके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न उत्तर की श्रेणी में हमने बहुत से बातें किसान के हित में करी हैं, इनमें जो आपने तर्क दिए, जो मैंने प्रश्न पूछे, इनका सही उत्तर या जवाबदेह इंसान कौन है और किसको इस मंच पे अब आना चाहिए? देखिए, ग्राउंड रियलिटी एवं ग्राउंड रियलिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि आपने जो क्वेश्चन निष्पक्ष तरीके से मुझसे पूछे और मैंने निष्पक्ष तरीके से उनके जवाब दिए, लेकिन सच्चा जवाब भी वही है जो सत्ता में है। नेतृत्व करता जो होता है वही जनता, युवा, कृषक, व्यवसायी या किसी भी वर्ग के हर क्वेश्चन का जवाब दे सत्ता पक्ष होता है। आने वाले समय में 3 व्यक्तियों के नाम लेना चाहूंगा जो आपके इस मंच पर हैं। पहले प्रहलाद पटेल जी, दूसरे उदय प्रताप जी जो कि हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं, तीसरे दर्शन सिंह चौधरी जी। तो कहीं ना कहीं इन 3 व्यक्तियों का आना आपके चैनल पर, आपके मंच पर बहुत आवश्यक है। आप निष्पक्ष तरीके से उनसे क्वेश्चन करेंगे और कहीं ना कहीं उनके पास वो क्षमता है कि ये सदन में वो आपकी बात को या हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। अब लास्ट में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? एक समराइज सलाह बता दें। मेरा सभी किसान साथियों से ये अनुरोध है कि कर्ज मुक्ति या किसी की याचना के नीचे हमें भी अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है। हमें भी अपनी कृषि को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से उन्नत करना है कि हमें भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने खर्चों को मैनेज करना है, अपने फसल मैनेजमेंट को मैनेज करना है। टेक्नोलॉजी जितनी हो सके उसका अपन उपयोग करें और आने वाले समय में कृषि को लाभ का धंधा बनाएं। गवर्नमेंट के अलावा हमें भी अब इस बात की मंजर करना होगा। बाकी मेरे किसान साथियों को जय जवान, जय किसान, और अंकित जी एवं आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।